है कि स्थिति को भांपते और समझते हुए हर चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो अपनी जिम्मेदारी को समझे, इन मजदूरों का दुख दर्द समझे, क्योंकि यही मजदूर ऋण की हड्डी है और ये समझना होगा कि कितना महत्वपूर्ण है और कितने दुख और तकलीफ में ये हैं। कौन सुनेगा इनकी? राज्य अपना पल्ला झाड़ रहा है, केंद्र अपना पल्ला झाड़ रहा है। बढ़ रहे हैं आगे। केंद्र सरकार ने भले ही 25 मई से घरेलू विमान सेवा शुरू करने का ऐलान किया है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने फिलहाल घरेलू सेवाओं को शुरू करने से इनकार कर दिया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के मुताबिक रेड जोन के एयरपोर्ट के अभी उसको खोलना खतरनाक साबित होगा। तेलंगाना ने कहा कि वो 30 मई तक घरेलू उड़ान शुरू नहीं करना चाहता है। पश्चिम बंगाल ने भी घरेलू सेवा शुरू करने की तारीख बढ़ाने की मांग केंद्र से की है। घरेलू विमान सेवा पर छत्तीसगढ़ सरकार की भी नई मांग सामने आई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र को चिट्ठी लिखकर सभी यात्रियों की जानकारी मांगी और ये सभी यात्रियों जो यात्री पहुंच रहे हैं उनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रहने की बात कही गई है। पच्चीस मई से शुरू हो रही घरेलू उड़ानों पर भी सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र सरकार ने रेड जोन में एयरपोर्ट खोले जाने की उसको खतरनाक बताया, जिस पर बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर कंफ्यूज होने का आरोप लगा दिया। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने घरेलू विमान सेवा के मामले में महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके लिखा कि महाराष्ट्र नेतृत्व असमंजस में है। एक ये भी नहीं चाहता कि एयर स्पेस खोला जाए, जबकि दूसरे को लगता है कि लोकल ट्रेनें फिर से शुरू हो जानी चाहिए। इस भ्रम से हालात कुछ अलग दिखाई देंगे। इससे पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने घरेलू उड़ान शुरू करने का विरोध करते हुए ट्वीट किया था और लिखा था कि रेड जोन के हवाई अड्डों को इन हालात में खोलना खतरनाक साबित होगा। यात्रियों का केवल थर्मल स्क्रीनिंग पूरी तरह अपर्याप्त है। अभी रिक्शा, टैक्सी और बसों को इतनी तादाद में चलाना भी असंभव है। साथ ही किसी पॉजिटिव यात्री को रेड जोन में लाकर वहां के खतरे में बढ़ोतरी करना गलत है। ग्रीन जोन से स्वस्थ यात्रियों को रेड जोन में लाकर उनके खतरे को क्यों बढ़ाएं? व्यस्त हवाई अड्डे को कोरोना महामारी में सावधानी के साथ चलाने में अत्यधिक मनुष्य बल की जरूरत पड़ेगी, जिससे अपने आप खतरा भी बढ़ेगा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक आश्रम में एक साधु की हत्या का मामला सामने आया। नांदेड़ के आश्रम में सदगुरु शिवाचार्य की हत्या उन्हीं के आश्रम में उस वक्त कर दी गई जब वो रात में सो रहे थे। उसी आश्रम में एक और शव मिला, जिसकी पहचान साधु के सहायक के तौर पर की जा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि साधु और उनके सहायक की लाशें आश्रम के अलग अलग हिस्से से मिली हैं। शुरुआती अंदाजा यही है कि शनिवार को आधी रात के बाद किसी वक्त हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस का अंदाजा है कि इस हत्या की इस वारदात के पीछे चोरी का मकसद हो सकता है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। अभिषेक पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अभी तक जांच में क्या कुछ सामने आ पाया है? देखिए, जांच में अब तक जो चीजें सामने आई है उसमें कहीं ना कहीं दो चीजें सामने हैं। पहली बात पुलिस कह रही है या तो चोरी की आशंका हो सकती है, और दूसरी बात पुलिस कह रही है या तो फिर इनकी आपसी रंजिश पहले से हो सकती है। लेकिन मामला इतना सेंसिटिव है कि तुरंत महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चौहान, जो नांदेड़ के गार्डियन मिनिस्टर हैं, उनको ट्वीट करना पड़ा कि इस मामले में कोई राजनीति ना करे और मामले की जांच की जा रही है और पुलिस इस पूरे मामले में जल्दी से जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। यानी साफ है कि जिस तरीके से पालघर में हुआ था उस तरीके की चीजें नांदेड़ में ना हो, इसको लेकर के राज्य सरकार गंभीर नजर आ रही है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,31,868 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 6,767 मरीज सामने आए हैं, जो 24 घंटे में मरीजों की अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। वहीं 24 घंटे में कोरोना के 147 मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना की वजह से हुई मौत का आंकड़ा 3,867 तक पहुंच चुका है। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालत महाराष्ट्र की है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 47,000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 15,500 के पार पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना मरीजों के मामले में तीसरे नंबर पर गुजरात है।
जहां 13,664 मरीज हो चुके हैं। दिल्ली चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा करीब 13,000 है। और 5वें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 6,742 हो गई है। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में हैं। लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मरीज 16 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 3,47,000 के पार पहुंच चुकी है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 3,35,000 के पार पहुंच चुकी है। ब्रिटेन चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 2,58,000 से भी ज्यादा है। 5वें नंबर पर स्पेन है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 2,35,290 है। बिहार के शेखपुरा से क्वारंटीन सेंटर में सुविधाओं का जायजा लेने पहुंचे जेजे विधायक रणधीर कुमार सोनी का एक वीडियो वायरल हो गया। क्वारंटीन सेंटर पहुंचे विधायक रणधीर कुमार सोनी से जब नाराज मजदूरों ने सुविधाओं की कमी और जिले में रोजगार का मुद्दा उठा दिया, तो उन्होंने फटकार लगाते हुए कह दिया कि जिसने तुम्हें पैदा किया उससे रोजगार क्यों नहीं मांगते हो। बात यहीं पर नहीं रुकी। नाराज मजदूरों ने बिहार सरकार की तरफ से मिल रही सुविधाओं को लेकर भी विधायक पर सवाल दागे। साथ ही कहा कि 2021 में जब चुनाव होंगे तब वो उन्हें वोट देने के लिए बिहार नहीं आएंगे। आपको हम सर फोन किए हैं, समझे? आप क्या बोले, जवाब दिए कि जहाँ है वहीं रहिए। उस समय हमने जवाब दिया कि ठीक 2021 में इलेक्शन आएगा तो हम लोग भी कहेंगे जहाँ है वहीं रहिए। फोन पर आपको बोले हैं। आप 10 साल इस एरिया के विधायक रहे सर, रोजगार नहीं दिए। इस गांव को क्या, इस एरिया को भी रह सकता है 200 से 300 लोग बाहर। बाबूजी तुमको पैदा किए, रोजगार दिए। क्यों नहीं रोजगार दिया है? तुम वोट मांगने के लिए भी आए हैं? वोट नहीं, प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिए। प्रॉब्लम की सुविधा चाहिए कि नहीं? नेता का काम है सुविधा चाहिए, रोजगार देना। दिल्ली वालों को अगले 2 दिन तक भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दिल्ली में पिछले 2 दिन से लू चलनी शुरू हो गई है और अगले 2 दिनों तक पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिल्ली में कल भी मौसम का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। पालम में तापमान 44.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अगले 2 दिनों तक बारिश की कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही है और गर्मी इसी तरह से बनी रहेगी। हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे टेम्परेचर और बढ़ेंगे। हो सकता है कि पालम में 46 डिग्री तक पहुंच जाए और सफदरजंग में 45 डिग्री का भी आंकड़ा पार कर जाए अगले 2 या 3 दिनों में, क्योंकि अब जो कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, बारिश की संभावना ना के बराबर है। 27 तारीख तक हमें बिल्कुल भी बारिश की उम्मीद नहीं है। नमस्कार, मुद्दा गरम है देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। और इस वक्त मुद्दा गरम है कि क्या आपदा से लड़ने में ममता बनर्जी नाकाम है। ये सवाल इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि पहले कोरोना, फिर मजदूरों की मुश्किलों और अब अम्फन तूफान में राहत के मुद्दे पर ममता पर हमले शुरू हो गए हैं। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर नाकामी का आरोप लगाया तो राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी इसमें दखल देते हुए ये कह दिया कि सेना को पहले ही बुला लेना चाहिए था, स्थिति उससे बेहतर हो जाती। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ेंगे। टीएमसी समर्थक तौसीफ अहमद खान हमारे साथ होंगे, बीजेपी से राजीव जेटली होंगे और हमारी सहयोगी भी होंगी कोलकाता से आशिका। लेकिन स्थिति को जानने के लिए सबसे पहले आशिका का रुख कर लेते हैं। आशिका, जो आरोप लग रहे हैं ममता बनर्जी पर, आप क्योंकि ग्राउंड पर हैं, बेहतर तरीके से बता सकती हैं वहां पर क्या स्थिति है। क्या ऐसा लग रहा है कि वहां पर तैयारियां और बेहतर हो सकती थी? अभी तक स्थिति वहां पर क्या सुधरी है?
बिल्कुल, अभी तक पूरे कोलकाता शहर में भी बिजली जो है वो सब जगह रिस्टोर नहीं की जा सकी है अर्पिता। 3 दिन बीत चुके हैं और सड़कें भी कल शाम से जब से सेना लगी है तब से काम तेजी से हो रहा है, वरना ये 3 दिन का समय था जिसमें कोलकाता की सड़कों को, सभी सड़कों को खोला तक नहीं जा सकता। हालत है कि ना पानी है लोगों के पास, ना बिजली है, ना फोन का कनेक्शन है। कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठता है कि ये जो इतनी बड़ी आपदा थी इसको लेकर के क्या राज्य सरकार तैयार थी या नहीं थी। कोलकाता नगर निगम की बात करें, कोलकाता भर की सड़कों को साफ नहीं किया जा सका है, बिजली सब जगह अभी तक नहीं, कोलकाता शहर में भी नहीं पहुंचाई जा सकी है। बहुत ही बड़ी जो है इसको नाकामी कहा जा सकता है। इसी बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राहत कार्य के लिए देरी से सेना बुलाने पर ममता सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने बकायदा एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मुझे देखकर दुख हुआ कि लोगों को बुनियादी चीजें नहीं मिल रही हैं, लोगों को भारी मुश्किल हो रही है। सेना की मदद से लोगों को बड़ी राहत मिली है। ममता सरकार ने सेना को बुलाने में देरी की। सेना 3 दिन पहले ही बुलाई जा सकती थी। हालांकि अब जिस तरीके से ये पूरी स्थिति बन रही है